नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी 91.1 मेरे यानी आरजे रोहन के साथ। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये कहानी है चीन के सर्वोच्च राजनेता शी जिनपिंग की। पश्चिम और एशिया के चीनविदों और रणनीतिक विचारकों द्वारा लिखी गई शी जिनपिंग की जीवनियों से इस जीवनी का कथानक बिल्कुल भिन्न है। आइए इसे पहले अध्याय के कुछ अंश को पढ़कर समझते हैं। आज आपके लिए मैं पहले अध्याय का कुछ अंश पढ़कर सुनाता हूँ। इस अध्याय का नाम है बचपन और किशोर अवस्था, लियांशा में अग्नि परीक्षा। अगर हम मानव इतिहास को देखें तो 4 सबसे पुरानी सभ्यताएं नजर आती हैं: मेसोपोटामिया, मिस्र, भारत और चीन। दिलचस्प बात यह है कि इनमें भारत और चीन एशिया की सभ्यताएं अभी तक जिंदा हैं। बेशक विश्व में और भी सभ्यताएं हुई लेकिन लुप्त हो गईं। यूनानी और रोमन सभ्यताओं को मिलाकर इन चारों ने 4 अलग अलग संस्कृतियों की स्थापना की: इस्लामी, भारतीय, चीनी और पश्चिमी संस्कृतियां। इन सभ्यताओं में लगातार भारी बदलाव आते रहे, नई नई चीजें बनती रहीं और सभी एक दूसरे से सीखने के जरिए अपनी अपनी संस्कृतियों तथा राज व्यवस्थाओं को निखारती रहीं। चीन में इतिहास का सबसे पहला ज्ञात लिखित रिकॉर्ड 1250 ईसा पूर्व का है, यानी शाड राजवंश के दौर में, जो कि 1600 से 1046 ईसा पूर्व है। चीन के राजवंशीय इतिहास में ये दूसरा राजवंश था। ये जानकर किसी को भी अचरज हो सकता है कि चीन में जिस कागज का आविष्कार 105 ईस्वी में हुआ था, उससे कहीं पहले कन्फ्यूजीवाद के 4 ग्रंथ और 5 क्लासिक्स की रचना हो चुकी थी। मतलब आप ये समझिए कि जिस दौर में कागज का आविष्कार भी नहीं हुआ था, उस दौर में ऑलरेडी 5 क्लासिक्स लिखे जा चुके थे, 4 ग्रंथ लिखे जा चुके थे। कितना इंटरेस्टिंग है ये। आगे चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि पहला राजवंश शिया राजवंश था, जिसकी स्थापना 2250 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। हान राजवंश 400 सालों तक कायम रहा, यानी 206 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक। इस दौर में सा माचियन और पानकू जैसे इतिहासकार हुए, जो अपने पीछे इतिहासनामा तथा हान राजवंश का इतिहास जैसे महान ग्रंथ छोड़ गए। वही चीन उत्तरी और दक्षिणी राजवंश सांस्कृतिक परिवर्तन के युग में गवा रहे हैं, जब सैकड़ों विद्वान भिक्षुओं ने चीन में सैकड़ों बौद्ध सूत्रों का अनुवाद किया। इस तरह इन विद्वान भिक्षुओं ने चीन की बौद्ध मत की रचना की। बेशक ये कहा जा सकता है कि चीन की बौद्ध मत का जन्म या भारतीय और मध्य एशियाई राजव्यवस्था के खगोल शास्त्र, साहित्य, संगीत, भाषा का चीन में फैलाव या चीन में शक्कर बनाने, कागज निर्माण, इस्पात को पिछलाने या रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, चाय इत्यादि जैसी प्रौद्योगिकियों का अन्य देशों में पहुंचने से पूरी दुनिया में ज्ञान प्रणाली समृद्ध हुई। स्वेड, थाड़ और सूत जैसे बाद के राजवंशों ने संस्कृति को लगातार निखारा तथा दुनिया के लिए नए नए आविष्कार व नवविचार लेकर आए, जैसे छपाई, बारूद और कुतुबनुमा। आगे बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, ये बात यहीं तक खत्म नहीं होती। इनके अलावा छुपी हुई मुद्राओं, नौसेना और शासन के लिए शाही परीक्षा प्रणाली का भी विकास हुआ था। चीनी सभ्यता के स्वर्णकाल यानी थाड़ राजवंश के दौर में जितने भी मंत्री थे, उनमें से 29 विदेशी थे, जबकि अफसरों के रूप में काम करने वाले 3000 विदेशी थे। वार्ड कवोवई द्वारा लिखित इतिहास अध्ययन में थाड़ की समृद्ध और खुलेपन का विस्तार से आकलन किया गया है। इसमें ऐसा कहा गया है कि दक्षिण चीन के सागर में अरब सल्तनत के व्यापारिक जहाज मौजूद थे। छाड़-आन में पर्शिया के लोगों ने जरथुष्ट्र के मंदिर बनाए हैं। विदेशी यहाँ इस तरह जमघट लगाए रहते हैं जैसे कि वो अपने घर में ही हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि थाड़ राजवंश अपने उत्कर्ष के मध्य कालखंड में है। छुआनचाओ, ताली, लोपनौर आदि जगहों पर इन्होंने कहीं तमाम प्रमाण खंगाले हैं। तुनेवाड़ की मौकाओं, गुफाओं, प्राचीन रेशम मार्ग के जोड़ने वाले विभिन्न पड़ावों से साबित होने वाले जीते जागते उदाहरण की बात ही कुछ और है, जो स्वयं सिद्ध प्रमाण है। यावन और मिड राजवंश ने चीन पर लगभग 365 वर्ष राज किया। ये वो दौर था जब मंगोलों ने दुनिया में सबसे लंबे चौड़े भूभाग पर अपना साम्राज्य कायम कर लिया था। इसके अलावा चढ़ा ने हिंद महासागर के आसपास के भूभागों की पड़ताल करने के लिए 7 समुद्री यात्राएं की थी। उसने यात्रा में दुनिया के सबसे बड़े जहाजों का नेतृत्व किया था।
अगर प्राचीन चीनी इतिहास भव्य और गौरवशाली है, तो चीन के आखिरी राजवंश यानी छिड़ राजवंश के दौरान उसके आधुनिक इतिहास की एक पूरी सदी अपमान और अवसरों को खो देने की मिसालों से भरी हुई है। ये वो समय था जब चीन विदेशियों के हाथों अपमानित हुआ, उसकी संप्रभुता को तोड़ा गया और विदेशियों ने चीन वासियों को प्रताड़ित किया। अफीम युद्ध, चीन फ्रांस युद्ध और चीन जापान युद्ध में चीन की पराजय तथा 1931 व 1945 के बीच जापान द्वारा चीन को रोंदा जाना इस बात का परिचायक है। मोटे तौर पर यह ऐसा कालखंड है जब चीन को विदेशी ताकतों के साथ अपमानजनक असमान संधियां करनी पड़ी और एक महाशक्ति के रूप में उभरने के उसने 3 अवसर गंवा दिए। उदाहरण के लिए 1842-1895 के बीच जापान और रूस तो आधुनिक हो गए, लेकिन चीन नहीं हो पाया। 1912 और 1945 के बीच हालांकि चीन गणराज्य के रूप में स्थापित हो चुका था, लेकिन वो आधुनिक न हो सका। ये वो कालखंड है जब तुर्की जैसे बाद में उभरने वाले देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं के नए दरवाजे खोल दिए थे। वर्ष 1957 और 1978 के बीच एक और अवसर खो दिया गया, जिस पर अब चर्चा की जा रही है। ये वो दौर था जब श्रम आधारित उद्योग विकसित देशों से निकलकर विकासशील देशों में जा रहे थे। चीन ने ये अवसर खो दिया, लेकिन कोरिया, सिंगापुर और ताइपेई तेजी से विकसित होते चले गए। वैसे चीनवासी अपनी इस कहावत पर यकीन करते हैं कि देर से बोई हुई फसल जल्दी पकती है। इस नजरिए से देखें तो ब्रिटेन और अमेरिका को आधुनिक होने में लगभग 150 वर्ष लगे। वहीं जर्मनी, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों ने ये काम 70 वर्षों में कर डाला तथा जापान ने 40 वर्षों में। चीन का विश्वास है कि वो इस काम को और तेजी से और भी कम समय में करेगा। गणतंत्र युग खोए हुए अवसरों का कालखंड तो था ही, वो ऐसा कालखंड भी था जब चीन के अनेक बुद्धिजीवियों ने ये सोच विचार किया कि मौजूदा संकट से चीन को कैसे निकाला जाए। चीन में उस समय महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आए तथा बुद्धिजीवी इनमें से कोई बदलाव में अग्रणी रहे। बुद्धिजीवी वर्ग चीन में नए राजनीतिक विचारों और विचारधाराओं को आगे लाने में प्रमुख रहा। चीन समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का विचार हमेशा उनके मन में मौजूद रहा और आज भी मौजूद है। चीनी समाज में अर्ध औपनिवेशिक प्रकृति के कारण यह अनोखापन सामने आया, जो आत्मसणीकरण आंदोलन शिन्हाई क्रांति के रूप में परिलक्षित हुआ। शिन्हाई क्रांति के दौर में ही राजशाही को उखाड़ फेंका गया। इसके बाद चौथी मई का आंदोलन आता है और अंत में चीन के आधुनिक इतिहास की नई लोकतांत्रिक क्रांति है। संवैधानिक राजशाही का नेतृत्व खांड यूवेई ने किया। बुर्जुआ लोकतांत्रिक शक्तियों का नेतृत्व सुन यत्सन कर रहे थे। ये उत्तरी जंगी सरदारों का प्रतिक्रियावादी शासन था। इस तरह कोडिमर ताड़ की सरकार बनी, जिसका नेतृत्व चाड खाइशेक कर रहे थे। ये सभी चीन राष्ट्र के एकीकरण तथा समृद्ध और शक्तिशाली विमर्श को पूरा करने में बुरी तरह नाकाम रहे। हालांकि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का चीनी अनुवाद 1906 में हो चुका था, लेकिन वो नव सांस्कृतिक आंदोलन ही था जिसने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी थी, जो आगे चलकर चीनी राष्ट्र के एकीकरण में सफल हुई। बाहरी व आंतरिक विरोधाभासों को जिसने अपने पक्ष में किया और आखिरकार माओ तस्तूर के नेतृत्व में चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना की। अब पढ़ते हैं शी चिनफिन के माता पिता के बारे में। इन बुद्धिजीवियों और क्रांतिकारियों में एक नाम शी चुनशुन का भी था। शी का जन्म फुफिड काउंटी में हुआ था, जो चीन की शांशी सूबे में है। वे 15 साल की छोटी आयु में सीपीसी में शामिल हो गए थे और 1930 के दशक में उत्तर पश्चिमी चीन में कम्युनिस्ट गुरिल्ला ठिकाने बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इन ठिकानों में माओ तस्तूर की केंद्रीय पार्टी शरण लेती थी। इन्हीं ठिकानों की वजह से महान लॉन्ग मार्च पूरा हुआ था। आगे चलकर बुनियादी ठिकाना येनयान सोवियत बन गया, यानी वे 1947 तक चीनी कम्युनिस्ट आंदोलन का मुख्यालय रहा। जापानी आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोधक युद्ध के दौरान भी शी चुनशुन ने जापानी हमले के खिलाफ युद्ध किया था तथा 1949 में पीआरसी की स्थापना के बाद वे पार्टी व सरकार के ऊंचे ओहदों पर भी रहे, जिनमें उप प्रधानमंत्री, जन सुरक्षा मंत्री और क्वातोड़ सूबे के राज्यपाल के पद में भी शामिल रहे। वे उन नेताओं में से थे जो चीन में आर्थिक सुधार और खुलेपन की पैरवी करते थे। वे उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने 1980 के दशक में शनचन विशेष आर्थिक जोन की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी।
ये जॉन आगे चलकर चीन के आर्थिक विकास का आदर्श बना। अपनी अनेक उपलब्धियों के बावजूद शी चुनशुन ने अपने जीवन काल में राजनीतिक उत्पीड़न का भी सामना किया, खासतौर से सांस्कृतिक क्रांति के पहले और उसके दौरान, जब उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी से निकालकर बंदी बना लिया गया था। बहरहाल आगे चलकर उन्हें उनका मुकाम वापस मिला और 1980 के दशक में वे राजनीति में लौट आए। शी चुनशुन ने छिशिन से विवाह कर लिया। वो सीपीसी की सदस्य थी और महिला संगठनों में प्रमुख हस्ती थी। अपने राजनीतिक कर्मों के अलावा छिशिन को कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए भी जाना जाता था। वे पारंपरिक चीनी संगीत और नृत्य कला की संरक्षक थी तथा उन्होंने चीन की सांस्कृतिक विरासत को बचाने व प्रोत्साहित करने के लिए बहुत काम किया है। शी चुनशुन और छिशिन के 4 बच्चे थे। शी चिनफिड चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मौजूदा महासचिव और चीन के राष्ट्रपति हैं। शी योनफिड, शी आंटफिड और शी चनफिड। आइए चलिए अब उनके बचपन और किशोर अवस्था के बारे में कुछ जानते हैं। जब शी चिनफिड का जन्म 15 जून 1953 में हुआ तो विदेशी आक्रमण तथा सीपीसी व केएमटी के बीच गृह युद्ध के वर्षों बाद चीन में बड़े राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव करवटें ले रहे तथा नई सरकार चीन को माओ तस्तूर, गरीब और कोरे राष्ट्र से निकालकर आधुनिक समाजवादी देश में बदल रही थी। सरकार ने महत्वाकांक्षी भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू किए, किसानों को जमीनें दोबारा बांटी गईं और उनका सहयोग प्राप्त किया गया। इन कदमों में प्रतिक्रांतिकारियों को कुचलने, जमींदारों, पूंजीवादियों और क्रांति के अन्य जाने बूझे दुश्मनों का अनुमूलन भी शामिल था। तेज औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण को हासिल करने के लिए सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं की श्रृंखला शुरू की। इन योजनाओं का ध्येय भारी उद्योग और अवसंरचना के विकास का था, जिसके तहत इस्पात उत्पादन को विस्तार देने, नई फैक्ट्रियां लगाने और परिवहन तंत्र के बढ़ने पर जोर दिया गया था। सरकार ने सामाजिक सुधारों की श्रृंखला भी लागू की, जिसमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा की प्रणाली की स्थापना और लैंगिक समानता को प्रोत्साहन शामिल था। सरकार ने निरक्षरता उन्मूलन और शिक्षा में सुधार पर भी बल दिया। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया गया। बहरहाल पीआरसी के शुरुआती वर्ष चुनौतियों से अछूते नहीं थे। कोरियाई युद्ध 1950 में शुरू हुआ, जिसके कारण देश के संसाधनों और सेना पर भारी दबाव पड़ा। जब वर्ग संघर्ष प्रमुखता से सामने आया, तब 1951 के 3 विरोध, भ्रष्टाचार, अपव्यय और नौकरशाही, 1952 की 5 विरोध, रिश्वतखोरी, सरकारी संपत्ति की लूट, टैक्स चोरी, सरकारी ठेकों में धोखाधड़ी और राज्य आर्थिक आसूचना की चोरी, 1957-59 के बीच की दक्षिण पथ विरोधी अभियान, ग्रेट लीप फॉरवर्ड और अंत सांस्कृतिक क्रांति के 10 वर्षों की अफरा तफरी एक के बाद एक सामने आने लगी। इन सब को राजनीतिक संघर्षों की जरूरत समझा गया, लेकिन इनके कारण चीन वासियों को दुर्दशा का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद पीआरसी ने देश को महाशक्ति के रूप में बदलने के लिए जमीन तैयार कर दी थी। वैसे जिनपिंग एक ताकतवर प्रचार मंत्री के बेटे थे, लेकिन उस समय के हालात ऐसे थे कि जब बच्चे 10 माह के हो जाते थे, तब उनका माँ का दूध छुड़वाकर घर भेज दिया जाता था। केंद्रीय पार्टी स्कूल में काम करने वाली माताओं से उन बच्चों को दूर कर दिया जाता था। शी जिनपिंग और उनके छोटे भाई शी योनफिड दोनों अपने पिता शी चुनशुन की देखरेख में रहे। तो दोस्तों, ये था शी जिनपिंग की कहानी का पहला अध्याय का कुछ अंश, जो मैंने आप सबको पढ़कर सुनाया। इस अध्याय में हमने सुना और सीखा कि किस तरीके से एक ऐसा समय जहाँ पे कागज़ का उत्पाद या कागज़ का आविष्कार हुआ भी नहीं था, वहाँ पे ग्रंथ लिखे जा रहे थे, चीनी क्लासिक्स लिखे जा रहे थे। चीन का एक पूरा शुरुआती दौर जो है इसी अध्याय में समझाया गया। कितना खूबसूरत है ये सोचना कि हम अपने घरों में बैठकर, अपने ऑफिस में बैठकर, अपनी गाड़ियों में बैठकर जब इस कहानी को सुनते हैं तो किस तरीके से हम एक ज़माने में चीन को जी आते हैं। अगर आपको इस अध्याय में मेरा पढ़ा हुआ ये कुछ अंश अगर पसंद आया हो तो इस किताब को ज़रूर उठाएं और ज़रूर पढ़ें। शी जिनपिंग की कहानियाँ इस किताब का हिंदी नाम है। और अगर आगे भी आपको ये कहानी सुननी हो तो ज़रूर रेडियो सिटी 91.1 को ट्यून इन करें, क्योंकि मैं कल फिर आऊँगा एक नए अध्याय के साथ। आगे आ रहा है बहुत सारा ब्लॉकबस्टर म्यूजिक। सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1।